तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। पालक की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। अमरूद की सघन बागवानी में कैसे करें कटाई छटाई। पालक एक पत्तेदार सब्जी है जिसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है और इसीलिए किसान इसकी खेती करते हैं। तो अगर आप भी इस समय पालक की खेती करना चाहते हैं तो इसकी कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि आने वाले समय में आपको इस फसल से अधिक पैदावार मिल सके, इस बारे में जानकारी लेते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शरीन अख्तर से। हम लोग जानते हैं कि हमारे खाने की प्रॉपर पुष्टि के लिए जो है लीफी वेजिटेबल या शाक गोत्रीय जो सब्जियां है वो हमारे भोजन में लगभग 125 ग्राम प्रतिदिन रहना चाहिए। और पालक जो है ये अति उत्कृष्ट एक शाक गोत्रीय सब्जी है और इसमें जो है बहुत अच्छे मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं और आयरन बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं एवं एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और पालक को जो हम लोग लगाएंगे तो 2 सालों भर इसकी खेती होती है, लेकिन मेन सीज़न इसके लगाने का जो है वो एक तो रबी है और एक गर्मा सीज़न है। तो रबी के लिए पालक को हम लोग लगाते हैं किस समय पे, तो इसको सितंबर में या अक्टूबर के शुरू तक में जो है रबी के लिए लगाते हैं। और गर्मा फसल जो है हमारा बसंतकालीन और गर्मा फसल जो है उसके लिए हम लोग इसको लगभग फरवरी में लगाते हैं और फरवरी में लगा के जो है इसको 1 महीने में इसके पहली कटाई शुरू हो जाती है। ऐसे जो है आपकी जो वैरायटी आप लोग लगा सकते हैं उसमें जो है पूसा हरित है, पूसा ऑल ग्रीन है, जॉबनर ग्रीन है। तो ये सारे जो किस्म है ये बहुत अच्छे किस्म है। इसको लगाने से उपज भी बहुत अच्छा मिलेगा और इससे आपको लाभ भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो पालक को हम लोग जो लगाते हैं तो इसकी जो बीज दर है ये अगर हम लोग गर्मा फसल के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर इसका बीज दर है। और यही अगर रबी सीजन के लिए होता है तो इसमें लगभग 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर जो है इसका बीज दर है। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें।
इसके अलावा जो है मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। पालक के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका जो मिट्टी है वो जो है थोड़ी सी बलुई दोमट टाइप का या रेतीली टाइप का हो, और जिस मिट्टी में जल ज़्यादा जमाव ना हो उस तरीके का मिट्टी होना चाहिए, और मिट्टी से जल आसानी से निकल जाए, थोड़ा सा बलुई टाइप का हो, ताकि इसकी वृद्धि अच्छे से हो पाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसको जो है हम लोग लगाने से पहले मिट्टी को अच्छे से हम लोग बना लेंगे। खेत की तैयारी अच्छे से करने के लिए 3 से 4 बार अच्छे से हल चला लेते हैं, और उसके बाद में मिट्टी भुरभुरा होने के बाद में जो है इसको लेवलिंग करते हैं, समतल बना लेते हैं। और साथ साथ में जो है ऑर्गेनिक तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के मात्रा में जो है इसमें लास्ट जो जुताई होती है उस समय पे अगर आप मिला देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद में लेवलिंग कर लीजिए। उसके बाद में जो है खेत की तैयारी हो जाने के बाद में बेड बना देते हैं, फिर हल्का सा जो है इसमें सिंचाई करके फिर लगाते हैं, तो इसका अंकुरण बहुत बढ़िया होता है। इसमें जो है खाद वगैरह की मात्रा जो है, क्योंकि ये लीफी वेजिटेबल है तो इसमें नाइट्रोजन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो इसमें जो है लगभग हम लोग नाइट्रोजन जो है 75 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से हम लोग इसमें अगर डालते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ में इसमें फॉस्फोरस की भी इम्पोर्टेंट थोड़ा रोल रहता है, तो इसमें हम लोग एसएसपी देते हैं तो ठीक रहता है। लगभग जो है 35 किलो एसएसपी, ये भी लगाने से पहले जो है एज बेसल डोज हम लोग अप्लाई करते हैं अगर, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। और पोटाश की बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहती है, तो पोटाश बहुत देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें, और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। बीज की इसकी जो सोइंग का पद्धति है, बुआई की पद्धति जो है, लाइन सोइंग ज़्यादा अच्छा रहता है। लाइन में अगर हम लोग बुआई करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो भुरकाव मेथड से भी हम लोग सोइंग करते हैं, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। वैसे भी छीट के भी हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइन सोइंग करते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहता है। और लगभग 2 पंक्तियों के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी देके पंक्ति बना लेते हैं, फिर लाइन में इसकी बुआई कर देते हैं। लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बीज की बुआई करते हैं। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है, और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद सर्दी के मौसम में हर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। और इसकी जो है कटाई आप लगाने के बाद में 25 से 30 दिन में पहली कटाई होना शुरू हो जाता है, और पहली कटाई के बाद में आप नाइट्रोजन दीजिए। और ये याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन की खाद देने के बाद में हल्का सिंचाई करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अमरूद की सघन बागवानी से निश्चित ही अधिक फलन प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए किसानों को समय के साथ अमरूद के वृक्षों की कटाई छटाई करनी पड़ती है, क्योंकि कटाई नहीं करने पर वृक्षों में फलन कम होने लगता है। ऐसे में सही तरीके से और सही समय पर अमरूद के बागों की कटाई छटाई करनी चाहिए, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी।
अभी हम लोग अमरूद के सघन बागवानी में खड़े हैं और अमरूद की आप देख रहे हैं कि अमरूद की कटाई छटाई हुई है। अमरूद को देखा जाए तो अमरूद में साल में 3 बार कटाई छटाई होनी चाहिए और इसमें 3 फलन होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने से इसमें 2 ही फलन आता है, लेकिन जहाँ पर समशीतोष्ण वातावरण रहता है वहाँ पर किसान इसको पूरा उपज ले सकते हैं, अच्छे से कटाई छटाई करके, प्रॉपर मेंटेन करके। अमरूद की बागवानी में कम एरिया से अधिक उपज लेने के लिए सघन बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इस तकनीक में सही समय पर प्रूनिंग करना बहुत जरूरी होता है, जिसे हर वर्ष करने की जरूरत होती है। ऐसे अनुशंसित दूरी अमरूद के लिए 8 गुना 8 मीटर है, लेकिन जब 8 गुना 8 मीटर से कम दूरी पर लगाया जाता है तो वो सघन बागवानी में आ जाता है। जैसे 7.5 मीटर गुना 7.5 मीटर पर भी लगाते हैं किसान, तो ये सघन बागवानी में आ जाएगा। और जैसे जैसे हम दूरी को कम करते हैं, मेरा प्रति इकाई पौधा बढ़ जाती है। जैसे जिस बाग में खड़े हैं इसमें पौधे हैं जो 2 गुना 3 मीटर पर लगे हुए हैं, और जब 2 गुना 3 मीटर पर लगे हुए हैं तो 1 हेक्टेयर में 1667 पौधा है। 1667 पौधा है तो उसका हमको प्रबंधन उसी प्रकार से करना पड़ेगा, और अगर उस प्रकार से प्रबंधन ना किया जाए तो हमारा ये बाग जो है अनुत्पादक हो जाएगा, उत्पादन हमको सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। प्रूनिंग का कार्य आप सही जानकारी के बाद ही करें। अगर ठीक से प्रूनिंग होगा तो पौधों को सही आकार मिलेगा, जिससे आगे चलकर भरपूर उपज मिलेगा। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सघन बागवानी में पौधे की आपसी दूरी बहुत कम होती है। ऐसे में डालियों के अनियमित बढ़ने से पौधे को धूप नहीं मिलेगी, रोग कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे उपज बहुत ही कम मिलेगा। जब आप जून के महीने में लगाते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीना में पहली कटाई छटाई करें। नीचे से 50 सेंटीमीटर आपको एकदम क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना, उसमें कोई तना नहीं रहेगा, कोई पत्तियां नहीं रहेंगी। और 50 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी तना है उसको आपको, अगर नहीं चारों दिशा में है, सीधा गया है तो उसको ऊपर से काट दें। आप काटने के बाद सारे पौधों को काटने के बाद पत्तियों को हटा दें, जितनी पत्तियां हैं सबको हटा दें। जब भी कटाई छटाई आप करें, मौसम खुला होना चाहिए, मौसम धूप होना चाहिए। कटाई छटाई के उपरांत कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का गहरा लेप लगाएं। लेप सिर्फ कटे भाग पर ना लगाएं, उसका जो नीचे वाला तना होता है उसको ओवरलैप करते हुए उसको नीचे करके आप उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाएं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाने के बाद उसमें सिंचाई करें। सिंचाई करने के उपरांत आप उसमें उर्वरक 1 सप्ताह 10 दिन रुकने के उपरांत आप उसमें उर्वरक दे सकते हैं। उर्वरक में हमको कंपोस्ट की मात्रा का उपयोग करना है। कंपोस्ट कम से कम एक पौधे में आप 2.5 kg 2 से 2.5 kg आप कंपोस्ट को रखिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कंपोस्ट की मात्रा को जो भी उपलब्ध है ज़्यादा मात्रा में देने का प्रयास करें। आपके पास कोई अगर दानेदार कीटनाशक है, क्लोरोपाइरीफॉस का अगर दानेदार मिल जाता है तो उसका उपयोग करें, और प्रति पौधा लगभग 10 से 15 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस उर्वरक में मिला दें और उसे जड़ में डालने का प्रयास करें। अब आप पौधों को बढ़ने दें। आप कोई इसमें अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपका पौधा कम उम्र का है। अंतर्वर्ती फसल में आप बेहतर होगा दलहनी फसलों का चयन करें, जैसे मसूर है, चना है, गर्मा में आपको मूंग है, इन सब फसल का चयन करें। ऐसे फसल का चयन करें कि जो जमीन को एकदम ढक देता हो, कोई खरपतवार को नहीं आने देता है। आप सब्जी का भी उत्पादन कर सकते हैं, लोबिया है, या आप इसमें हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने से टर्माइट का अटैक आपके बगीचे में नहीं होगा। और कटाई छटाई पुनः फिर फरवरी में करें, जनवरी के अंत और फरवरी में करें। फरवरी में आपका पौधा बढ़ा, जिन तना को आपने छोड़ा था और पत्तियों को पर कल्ले आए थे, उन कल्लों को पुनः आप 50% की दूरी पर काटें। काट करके पुनः पत्तों को हटाएं, और उन तना को भी हटा दें जो तना एक छाया में पड़ रहा है। धूप में रहने वाले तना को रखें। इसे पुनः आप
फिर पुनः आप जून में काटें। इसी प्रकार से कटाई छटाई करते हुए पौधों की संरचना को इस प्रकार से आपको बनाना है कि उसका जो ऊपरी गोलाई है, परिधि जिसको कहेंगे, पौधे का ऊपरी परिधि जिसमें फलन लगेगा, वो लगभग 2 मीटर हो। और 2 मीटर का जब परिधि होता है, 2 मीटर कहने का मतलब कि लगभग 2 मीटर, और इसको कटाई छटाई करके आपको मेंटेन करना है। इस प्रकार से आप पौधों में 2 साल तक कटाई छटाई करते हैं। कटाई छटाई करके आप उसका इस प्रकार का संरचना बनाते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कल्ले सृजित हो जिस पर फल लगे, क्योंकि अमरूद जो है करंट सूट पर फलता है। अमरूद नए कल्लों पर जो आता है उन कल्लों पर फलता है। तो जितना हम इसमें कल्लों को सृजित कर पाएंगे उतना इसमें फल लगेगा। तो आपको सही तरीके से अमरूद के फसल का प्रबंधन करना है, अमरूद के पौधों का प्रबंधन करना है, और उसके उत्पादन को इस प्रकार से लेना है कि आपके पौधों में लगभग हमेशा फलन मिलता रहे। अब आपने बाग को सही आकार दे दिया है, जिससे उपज मिलना शुरू हो गया है। शुरू में आपने सही आकार देने के लिए प्रूनिंग किया। अब आपको हर वर्ष अच्छी उपज के लिए प्रूनिंग करना है। आम तौर पर इन क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार फलों का उत्पादन लिया जाता है, इसलिए जाड़े की फलत लेने के लिए मई में प्रूनिंग करें और बरसात का फलन लेने के लिए फरवरी मार्च में प्रूनिंग करें। ऐसा करने से नई डालियां आएंगी और उसी पर फलन होता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में सुबह में हल्का कुहासा छा सकता है। दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह है कि पिछात गेहूं में दीमक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर बचाव हेतु क्लोरपाइरिफॉस 20 EC दवा का 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 20 से 30 किलो बालू में मिलाकर शाम के समय खेत में छिड़काव कर सिंचाई करें। विलंब से बोई गई गेहूं की 21 से 25 दिनों की फसल में सिंचाई कर 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। पिछात फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, मटर, बैगन, टमाटर एवं मिर्च फसलों में निराई गुराई एवं सिंचाई करते रहें। इन फसलों में रोग व्याधि से बचाव के लिए कार्बेनेडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव करें। गर्मा सब्जी की बुआई के लिए खेत में तैयारी करें। अरहर की फसल में फल मक्खी कीट की निगरानी करें। इस कीट के मैगेट अरहर के पौधों के तने में छेद करके उसे खाते हैं, जिससे पौधों के तने एवं शाखाएं सूखने लगती हैं। बाद में दाना आने पर बीजों को खाते हैं। इस कीट से बचाव के लिए करताब हाइड्रोक्लोराइड दवा 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। विलंब से बोई गई दलहनी फसल में 2% यूरिया के घोल का छिड़काव 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार करें। मटर की फसल में चूड़िल फफूंदी रोग की निगरानी करें। इस रोग में पत्तियों, फलों एवं तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में कैराथेन
ईसव अथवा सल्फेक्स दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मटर में नियमित रूप से फली छेदक कीट की निगरानी करें। रबी की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, जिससे कम तापमान तथा शीतलहर के प्रभाव से फसल पर हुए नुकसान को कम किया जा सके। मिर्च की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। ये कीट पत्तियों, कलियों व फूलों का रस चूसते हैं। इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। चने एवं टमाटर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से उन खेतों में लगाएं। पशुपालक भाई दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ नियमित रूप से 50 ग्राम नमक, 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु और दाना खिलाएं। दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में आई कमी को दूर करने के लिए नियमित रूप से कैल्शियम की सुई दिलाएं या फिर तरल कैल्शियम खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अलौली, जिला खगड़िया के कृषक रवि कुमार ने। ये ऑटोमेटिक सिंचाई सिस्टम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रवि कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जल जो है हमारे सारे फसलों में उपयोगी है, चाहे वो धान है, चाहे गेहूं है, चाहे सब्जी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिंचाई की पद्धति को और बेहतर बनाना है। उसके लिए जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसे हमें एडवांस करने की ज़रूरत है, उसमें जो है कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि स्वचालित जो इरिगेशन सिस्टम है उसे हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे किसान भाइयों एवं बहनों को जो है बहुत लाभ होगा। सिंचाई जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है खेती के लिए। ये एक बेहद नई सिंचाई प्रणाली है जिसमें सेंसर की मदद से मिट्टी में उपलब्ध नमी की मात्रा के आधार का पता कर स्वतः ही पौधों की जड़ों के पास पानी को ड्रिप सिंचाई की मदद से दे दिया जाता है। स्वचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली में प्रयोग होने वाले सेंसर आधारित ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मुख्यतः पारंपरिक ड्रिप सिंचाई में उपयोग होने वाले उपकरणों के साथ साथ एक सिंचाई कंट्रोलर, मोटर, रिले, सोलेनॉइड वाल्व, टाइमर या नियंत्रक, सिंचाई के वाल्व, भूमिगत पाइपिंग, छिड़काव करने वाला सिर व मृदा नमी सेंसर को भी उपयोग में लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट है और इसमें जो है ये लोकली बनाया भी जा सकता है, इसका उत्पादन बनाया भी जा सकता है। इसे जो नॉर्मल इसके लिए जो विषय का नॉलेज लगता है वो है बेसिक फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है हमारा C++ प्रोग्रामिंग। माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग होता है, सेंसर्स का यूज होता है और बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है। मान के चलिए एक सिंचाई अगर छोटा सा अगर हम छोटे 10 बाई 10 का अगर या 10 बाई 20 का अगर डिज़ाइन करते हैं तो हमारा 2-3 हज़ार से ज़्यादा का खर्च नहीं आएगा। एरिया बढ़ने पर खर्च बढ़ सकता है, जो कि आर्डिनो हो सकता है, रास्पबेरी पाई हो सकता है, 8051 हो सकता है या फिर रिले जो कि एक स्वचालित स्विच हम उसे कह सकते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से जो है निर्देश पाता है। और बाकी सेंसर है, अगर सॉइल मॉइस्चर के आधार पे हमें इरिगेशन करना है तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज़ करेंगे। और अगर समय के आधार पे यानी कि अगर हर 5 दिन पे अगर सिंचाई देनी है तो अगर समय के आधार पे जो है स्वचालित करना है तो फिर हमें RTC मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। इसकी लागत लगभग आप अगर एक पॉली हाउस, एक नॉर्मल साइज पॉली हाउस के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इसे आप इंस्टॉल अगर करते हैं तो इसकी लागत लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये आएगी।
स्वचालित सिंचाई प्रबंधन प्रणाली एक अत्याधुनिक सिंचाई प्रणाली है। स्वचालित सिंचाई प्रणाली अपनी कम लागत और उच्च जल दक्षता के कारण लोकप्रिय होती जा रही है। पानी, उर्वरक और श्रम पर पैसे की बचत करते हुए स्वचालित सिंचाई से पैदावार में वृद्धि हो सकती है। मिट्टी की सतहों और पौधों के शीर्षों को कम भिगोने के परिणाम स्वरूप खरपतवार और कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। उसके क्या लाभ हैं? बहुत ही लो कॉस्ट है, बहुत ही कम खर्च है उसका, और मेंटेनेंस भी उसका कम है, और इसको चलाने में कोई असुविधा नहीं आती है। और जो इससे क्या होगा कि किसान क्या कर सकते हैं, क्या फायदे हैं इनके। जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है, उन्हें हर 2 दिन पे अगर सब्जी में पानी देना हो तो उन्हें बार बार उसे पंप को ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है। तो स्वचालित सिस्टम में क्या होगा कि हमारा नल स्वयं चलेगा और स्वयं ही बंद होगा। तो इससे क्या होगा कि किसान जो समय अपना इरिगेशन करने में व्यर्थ करेंगे, उस समय को का उपयोग करके वो कोई और काम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही नमी जो है एक लेवल तक आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अपने आप स्वयं ही वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जल भी बचेगा, बिजली भी बचेगा, किसानों का समय भी बचेगा कि उन्हें बार बार इरिगेशन सिस्टम को ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि अगर किसान भाई बहन अगर दूर से बैठे बैठे मोबाइल से अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं स्वचालित सिंचाई सिस्टम को, तो ये भी किया जा सकता है। तो इस तकनीक को लगाने के लिए जो है आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें और इसका लाभ उठाएं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़े